एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में हमारे पास काफ़ी तरह के एंटीसाइकोटिक्स हैं, जिसमें हमारे पास एरिपिप्राजोल है, एसेनापिन है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, इलोपेरिडोन, पेलिपेरिडोन, वेस्पेरिडोन, ड्यूरासिडोन और जिप्रासिडोन। ये कॉमनली यूज ड्रग्स हैं आजकल जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इनको कैटेगराइज करें 3 चीज़ों में। जैसे ये यहाँ पर लिखा है कि हम जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, why is not working? Okay, so let me remove all that and then we'll go back to this. Okay, तो हम इसे 3 चीज़ों में डिवाइड 3 कैटेगराइज कर रहे हैं 3 चीज़ों में, अपीन, आइडोन और पेरिडोन। जिस तरह हमने देखा कि ये सारे के सारे जो हैं वो अपीन हैं, फिर उसके बाद पेरिडोन है और डोन है, सिडोन और ओडोन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव ऑल दैट। ओके, अब इनका मैकेनिज्म क्या है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स काम करते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन और डोपामिन 2 रिसेप्टर पे, यानी उनको रोकते हैं। अब इनका मोस्ट का फंक्शन तो अननोन है, अंडरस्टूड नहीं है हमें, लेकिन मोस्ट लाइकली ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या सेरोटोनिन रिसेप्टर पर और डोपामिन 2 के एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं। एरिपिप्राजोल एक और तरीके से काम करता है। अब ये एक पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर ये एक रिसेप्टर है तो ये D2 का रिसेप्टर है, D2 पे डोपामिन ने जाकर बाइंड होना है और डिजीज़ कॉज करनी है। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया में हमें पता है कि डोपामिन रिसेप्टर जो है उस पर डोपामिन ज़्यादा काम करती है और वहाँ पर डिजीज़ कॉज करती है। अगर हम D2 की जगह पर हम इसे एरिपिप्राजोल को दे दें और एरिपिप्राजोल यहाँ पर बाइंड हो जाए और काम ना करे, तो क्या होगा कि जब डोपामिन आएगी वो काम नहीं कर पाएगी, यानी कि इसने सिर्फ एक ब्लॉक कर दिया एक रिसेप्टर को ताकि डोपामिन काम ना कर सके। तो ये है एगोनिस्ट, लेकिन काम क्या कर रहा है, ये काम होने नहीं दे रहा। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हम इसी तरह काम रोक देंगे, बेशक ये एगोनिस्ट है। इसी तरह अल्फ़ा और हाइड्रोजन 1 रिसेप्टर पर, हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पर भी हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पर भी ये लोग काम करते हैं। यानी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स अगर बात की जाए तो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करते हैं, डोपामिन पे काम कर सकते हैं, उसके बाद अल्फ़ा रिसेप्टर पे और H1 रिसेप्टर पर भी ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है क्लिनिकल यूज़। क्लिनिकल यूज़ इसका ये है कि हमें पता होना चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया की 2 तरह की सिम्टम्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि पॉजिटिव तमाम वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल पर्सनैलिटी में अगर मैं ऐड कर दूँ, अगर एक नॉर्मल इंसान जो करता है उसमें अगर मैं पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर दूँ तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाएंगी। और अगर उस नॉर्मल इंसान में से कुछ मैं सिम्टम्स निकाल दूँ तो वो नेगेटिव सिम्टम्स कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल इंसान को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स नहीं होती, अगर मैं ये उसमें ऐड कर दूँ तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाएंगी। इसी तरह एक इंसान नॉर्मल रहता है तो उसका मूड इफेक्ट फ्लैट नहीं होता, वो चुपचाप नहीं रहता, इस तरह बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिक नेगेटिव सिम्टम्स की तरह नहीं रहता। इसीलिए हमने ये चीज़ें उसमें से माइनस कर दी और इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। अब अगर बात करें कि ये जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं ये क्यों अच्छी ड्रग्स हैं, क्योंकि ये दोनों पे काम कर रही हैं, दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं, पॉजिटिव को और नेगेटिव सिम्टम्स को। इसके अलावा ना सिर्फ ये स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हम दे सकते हैं, OCD में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेनिया और टॉरेट सिंड्रोम में भी हम दे सकते हैं। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो एक क्लिनिकल सिनेरियो में देता हूँ आपको। एक पेशेंट है जो स्किज़ोफ्रेनिक है और वो डिफरेंट तरह के उसके बिलीव्स हैं और उसका मूड ठीक नहीं है, इफेक्ट ठीक नहीं है, सो मैनी थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ। जिस तरह पुअर ग्रूमिंग है, अलर्ट जो है वो है लेकिन क्लोथिंग अच्छी नहीं है, इफेक्ट उसका फ्लैट है। और मज़े की बात यह है कि उसने कई दफ़ा हेलोपेरिडोल और क्विटियापिन और रेस्पेरिडोन ये तीनों की ट्रायल्स हो चुकी हैं। यानी ये ड्रग्स देने के बाद भी अभी भी उसका हाल ये है कि उसके कपड़े गंदे हैं, वो अच्छा नहीं दिख रहा, फ्लैट इफेक्ट है उसका, यानी पॉजिटिव सिम्टम्स भी हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी हैं। अब हम उसमें कौन सी ऐसी ड्रग देंगे
कि वो ठीक हो जाए। उसमें से ऑप्शंस फर्स्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी हैं और सेकंड यानी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी उस लिस्ट में मौजूद है। हमने चूज़ वो करना है जो सबसे बेस्ट ड्रग है इनमें से, और वो है क्लोज़ापीन। तो आंसर होगा क्लोज़ापीन। रीज़न इज़ कि वो रेस्पेरिडोन ले रहा था, वो क्विटियापीन ले रहा था, एरिपिप्राजोल ले रहा था, जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। फिर भी अगर वो ट्रीट नहीं हो पा रहा तो हम उसे देंगे क्लोज़ापीन, जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है क्लोज़ापीन का कि ये सुसाइडलिटी आइडियाज़ को ख़त्म कर देती है। तो अगर आपने किसी को बचाना है, यानी कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को बचाना है और उसकी तो उस दो काम करने होंगे। एक तो उसकी बीमारी को क्लोज़ करना होगा और उसकी सुसाइडल आइडिएशन को क्लोज़ करना होगा। तो जब बीमारी को क्लोज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे उसे, कि हम उसे क्लोज़ापीन देंगे ताकि उसका ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया ख़त्म हो जाए। इसी तरह जो उसकी सुसाइडल आइडिएशन है उसको ख़त्म करने के लिए भी हम क्लोज़ापीन ही देंगे। अब अगर बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो इसके 4 साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको लाजमन याद होने चाहिए। उन चारों में से सबसे पहले है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, दूसरे नंबर पे है सीजर्स, तीसरे नंबर पे है मायोकार्डाइटिस और चौथे नंबर पे है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो याद रखने के लिए अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तो मसले को क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ापीन दो, सुसाइडल आइडियाज़ को क्लोज़ करना है तो भी आप क्लोज़ापीन देंगे। एडवर्स इफ़ेक्ट, हमने एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से पहले हम अपीन्स के साइड इफ़ेक्ट देखते हैं कि अपीन्स में क्लोज़ापीन भी है और बाकी अपीन्स भी हैं। तो हमने 4 साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े थे जिसमें से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। तो अपीन का 2 तरीके याद रखने के लिए कि आपी, मोटी आपी से याद रख लें। आई एम सॉरी मैं इस तरह के निमोनिक बना रहा हूँ, पर याद रख लें आपी एक तो मोटी है, तो मोटी आपी से याद रखें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वेट गेन करता है, डायबिटीज़ करता है और डिस्लिपिडीमिया करता है। तो इसमें जो ड्रग्स हैं अपीन्स में वो ओलेंजापीन, क्लोज़ापीन, ये दोनों में ओ है और ओ मींस ओबेसिटी, यानी कि अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, एक इंसान बनाए तो ये पेट ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ या ओ पेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओबेसिटी इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्लोज़ापीन। क्लोज़ापीन हमने अभी देखा था कि क्लोज़ापीन के 4 साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, सीजर्स, मायोकार्डाइटिस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस जब भी हमने क्लोज़ापीन देनी है, हमने उसके WBC को मॉनिटर करते रहना है फ्रीक्वेंटली, और जो उसके सीजर्स हैं वो भी डोज रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम इसका निमोनिक देखें तो हमें निमोनिक पता चलेगा कि इसका निमोनिक है दिमाग क्लोज़, सीजर शुरू। जैसे आप क्लोज़ापीन दोगे दिमाग क्लोज़ हो जाएगा और सीजर शुरू हो जाएंगे। तो ये निमोनिक है, ये कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है इसमें कि याद रखने वाली। तो इसके अलावा दूसरा निमोनिक है WBC प्रोडक्शन इज़ आल्सो क्लोज विद क्लोज़ापीन। अब आ गया रेस्पेरिडोन। रस से याद रखना चाहिए, एक और बहुत बुरा सा निमोनिक है, आई एम सॉरी, पर याद रखने के लिए कि मिल्क जो होता है वो बेबी के लिए रस होता है। तो रेस्पेरिडोन रस से याद रखना है कि ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करता है, और जब हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया होगा तो एमेनोरिया होगा, उसके बाद गैलेक्टोरिया और गायनोकोमेस्टिया भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मस्ट वॉच बोन मैरो क्लोजली विद द क्लोज़ापीन। थैंक यू।